एक दिन यमराज और चित्रगुप्त यमलोक में आपस में बातें कर रहे थे। चित्रगुप्त, चलो आज नीचे धरती लोक पर घूमने चलते हैं। बड़े दिन हो गए पृथ्वी लोक की सैर किए हुए। महाराज, पर इतनी गर्मी में धरती लोक पर घूमना हालत खराब हो जाएगी, लेकिन आपकी इच्छा है तो हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। यमराज और चित्रगुप्त अपना भेष बदलकर यमलोक से धरती लोक की सैर करने आ जाते हैं और वो घूमते हुए एक भीड़ वाली जगह में पहुंच जाते हैं। महाराज, यहाँ तो बहुत भीड़ है। एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। कोई बात नहीं चित्रगुप्त, जब आए हैं तो घूम कर चलते हैं। धीरे धीरे निकल ही जाएंगे। जैसे ही दोनों भीड़ के अंदर जाते हैं, बाजार की भीड़ के बीचों बीच फंस जाते हैं। महाराज, मेरी चरण पादुका खो गई है, मैं ढूंढ कर ले आता हूँ। थोड़ी देर बाद जब यमराज और चित्रगुप्त उस भीड़ से बाहर आते हैं तो उनका हाल देखने लायक था और दोनों की सांसें लंबी लंबी चल रही। थोड़ी देर बाद यमराज, चित्रगुप्त, भीड़ देखकर तो लगता है लोगों की संख्या धरती लोक पर पहले से ज्यादा बढ़ गई है। दिन पर दिन धरती पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। सही कहा महाराज। इस बात से यमराज और चित्रगुप्त सोच में पड़ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही यमराज बोलते हैं। चित्रगुप्त, हमारे दिमाग में एक विचार आया है। हम लोग हर एक घर से एक व्यक्ति के प्राण लेंगे, जिससे धरती का बोझ कम होने लगेगा। महाराज, शुभ काम में देरी क्यों, आज से ही शुरू करते हैं। फिर वो दोनों धरती के बोझ को कम करने के लिए निकल पड़ते हैं और चलते चलते रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसमें सास बहू की लड़ाई की आवाजें आ रही थी। चित्रगुप्त, ये लड़ाई की आवाजें इसी घर से आ रही है क्या? महाराज, आ तो रही हैं, पर अंदर महाभारत छिड़ रही है। यहाँ से चलते हैं अभी। दरवाजे की बेल बजाओ, आज सास बहू की लड़ाई को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। यमराज के कहने पर चित्रगुप्त पार्वती के घर की बेल बजाते हैं, जो कमला नगर में रहती थी। पार्वती का एक बेटा था जिसका नाम करण था। अपने बेटे की शादी पार्वती ने नैना नाम की लड़की से की थी। पार्वती का 7 साल का पोता भी था। पार्वती के तालमेल अपनी बहू के साथ कम बैठते थे, इसलिए उन दोनों में लड़ाई ज्यादा होती थी। थोड़ी देर बाद चित्रगुप्त फिर बेल बजा देता है। तभी अंदर से नैना बड़बड़ाते हुए आती है और दरवाजा खोलती है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, ठीक से लड़ने भी नहीं देते। क्या है, कौन है आप लोग? भीख मांगने आए क्या? अभी भीख नहीं मिलेगी, बाद में आना। ये कहकर नैना दरवाजा बंद कर देती है। घनघोर बेइज्जती हमारी। चित्रगुप्त, फिर से बेल बजाओ। महाराज मान जाइए, क्यों जिद पर अड़े हैं? चलिए वापस। हमने कहा ना चित्रगुप्त, बेल बजाओ। यमराज के कहने पर चित्रगुप्त फिर से बेल बजाता है। नैना फिर से गुस्से में गेट खोलती है। क्या है, बोला ना बाद में भीख लेना। नहीं नहीं पुत्री, तुम गलत समझ रही हो। हम लोग यमलोक से आए हैं और हर घर से एक व्यक्ति को ले जाने आए हैं। अभी अंदर इम्पोर्टेंट लड़ाई चल रही है, आप लोग जनगणना करने बाद में आना। पुत्री, तुम समझ नहीं रही। हम यमराज हैं, जनगणना करने नहीं बल्कि यमलोक से आए हैं हर घर से एक प्राणी को अपने साथ ले जाने। तुम यमराज हो ना, फिर कोई सबूत दिखाओ। चित्रगुप्त, इसको आई कार्ड दिखाओ। यमराज के कहने पर चित्रगुप्त नैना को आई कार्ड दिखाता है जिस पर लिखा होता है यमराज फ्रॉम यमलोक, जिसे देखकर नैना उन दोनों को घर के अंदर बुला लेती है। उन्हें देख पार्वती नैना से कहती है, ये गुंडे कौन, तेरे भाई हैं क्या? शक्ल मिल भी रही है तेरी इनसे। 1 मिनट, कहीं तूने इन्हें मुझे पिटवाने के लिए तो नहीं बुलाया? माता जी, आप डरिए नहीं। हम यमराज हैं, यमलोक से आए हैं धरती पर बोझ कम करने। हमें हर एक घर से एक व्यक्ति के प्राण ले जाने होंगे। ये सुनकर पार्वती खुश होकर कहती है, ले जाओ ले जाओ, फिर तो मेरी बहू के प्राण ले जाओ। कम से कम रोज रोज की ये सरदर्दी तो खत्म होगी मेरी। सरदर्दी किसको बोला आपने? सरदर्दी तो आप हो। नहीं नहीं यमराज, आप इनको ही लेकर जाइए। वैसे भी इनकी उम्र हो चली है अब, और घर के काम भी कुछ नहीं करती। अच्छा, तो तूने कौन सा जवान होकर तीर मार लिए? आए दिन तो काम से बचने का कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है। क्या क्या सोचा था, घर में बहू आएगी, 4 काम घर के करेगी, लेकिन काम में हाथ चलाने की जगह सारा दिन बस टिटी 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 जुबान चलाती रहती है, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। अरे माता जी, तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे या बताओगे भी दोनों में से किसको लेकर जाना है? हम बस एक को ही लेकर जाएंगे। मैंने कहा ना यमराज जी, बहू को ले जाओ। नहीं नहीं यमराज जी, आप इनको ही लेकर जाओ, उम्र तो इनकी है अब जाने की।
अरे नहीं नहीं, मैं क्यों, इसको लेकर जाओ। नहीं नहीं, इनको लेकर जाओ। ऐसे ही करते करते सास बहू को 1 घंटा हो जाता है और यमराज परेशान होकर बोलते हैं, पुत्री चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो हमें मजबूरन तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा। लगता है यमराज जी को गुस्सा आ गया है। चुपचाप चली जाती हूँ और नैना थोड़ी देर बाद जाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, मैं चलती हूँ, कम से कम इस नागिन से तो छुटकारा मिलेगा मुझे। अच्छा यमराज जी, आप यहीं बैठो, मैं अभी थोड़ा सा काम खत्म करके आती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी, तुम जाओ यमराज के साथ, उनको लेट हो रहा होगा ना। आप इनकी बातों में मत आओ यमराज जी, पूरा दिन पड़े पड़े खाती रहती हैं बस, ये क्या ही काम करेंगी। यमराज जी आप थोड़ी देर बैठिए, मैं रसोई का काम निपटा कर आती हूँ। ठीक है पुत्री, जब इतनी देर रुक गए तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। नैना रसोई में जाकर काम करने लगती है और थोड़ी देर बाद वो रसोई में से मटर लेकर आती है। अब चले पुत्री, तुम्हारा काम हो गया हो तो। अभी कहाँ यमराज जी, अभी तो मुझे 5 किलो मटर छिलनी है। लो एक काम करो, आप दोनों ये 5 किलो मटर छिल दो। अरे रहने दे, मैं अपने आप छिल लूंगी। जानती हूँ कितनी बड़ी आलसी हो आप। पिछली बार मायके जाने लगी थी तब 1 किलो मटर फ्रिज में थी, तब भी आपने यही कहा था, लेकिन मेरे आते आते वो सारी मटर सड़ा जरूर दी थी लेकिन छिली नहीं थी। ना बाबा ना, मुझे तो इस औरत पर विश्वास नहीं। इतने महंगे मटर लाई हूँ, कहीं सड़ा दिए तो। आप एक काम करो, 5 किलो मटर छिल दो तब तक। यमराज जी आप इसको लेकर क्यों नहीं जाते मेरी आंखों के सामने से? ये सब बहाने हैं इसके ना जाने के। ले जाएंगे, लेकिन पहले इसकी इच्छा पूरी किए देते हैं। लाओ मटर छील देते हैं। पर बेटी इतनी सारी मटर का तुम करोगी क्या? यमराज जी 5 किलो मटर है, 1 महीने के लिए छिलकर जा रही हूँ। अच्छा मैं तब तक तैयार होकर आती हूँ। फिर नैना अंदर जाती है और शीशे में अपना मुंह देखकर सोचने लगती है, यमलोक में तो मुझे मेरे रिश्तेदार भी मिलेंगे, वो क्या ही सोचेंगी, क्या हालत कर दी इन ससुराल वालों ने मेरी। नहीं 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 नहीं, मैं पहले फेशियल और आईब्रो करवा कर आती हूँ। वो कुछ देर बाद बाहर जाने लगती है। यमराज जी और चित्रगुप्त उसे देखकर झट से उठ जाते हैं और चलने को बोलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो अब। नहीं 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 नहीं, अभी तो मुझे पार्लर जाना है। पर यमलोक में जाने के लिए तैयार क्यों होना है तुम्हें? वहाँ मुझे मेरे रिश्तेदार मिलेंगे तो। यमराज जी आज आखिरी दिन है मेरा, और हर मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना फर्ज है ना आपका। ये भी बात ठीक है, चलो कर लो अपनी हर इच्छा पूरी। जब इतना टाइम रुक गए तो थोड़ी देर और सही। ओ महारानी, पार्लर बाद में जा, पहले मेरे लिए पकौड़े तल दे। ओफो, ये तो मुझे चैन से मरने भी नहीं देती। माँ जी मुझे अभी देर हो रही है। यमराज जी एक काम कीजिए, आपके मटर छिल गए तो आप दोनों रसोई में जाकर पालक और आलू के पकौड़े तल दो। मैं बस यूं गई और यूं आई। महाराज चलो यहाँ से, अब भी समय है, ये पागल बना रहे हैं हमारा। अब आखिरी इच्छा तो है, इसको पूरी कर देते हैं ना चित्रगुप्त। अब नैना पार्लर चली जाती है और यमराज और चित्रगुप्त रसोई में जाकर पकौड़े तलने लगते हैं। महाराज हमें तो ये भी नहीं पता कि पालक क्या होता है, बस इतना सुना था एक बार अपने रसोइये से जो यमलोक में हमारा खाना बनाता है कि वो हरे रंग का होता है। अब वो रसोई में इधर उधर देखने लगते हैं, तभी उनकी नजर हरी रंग के धनिये पर जाती है। शायद यही होगा। जानकारी न होने की वजह से वो ना जाने किस किस चीज के पकौड़े बना देते हैं, और जैसे ही पार्वती पकौड़े खाती है अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिससे वो भागकर बाथरूम में चली जाती है। लगता है महाराज हमने पकौड़े में ज्यादा हींग डाल दी। मुझे लगता है वो हींग नहीं थी, कुछ और ही था। हींग से ऐसी आवाजें नहीं आती। हे भगवान, ना जाने जंगली जानवरों ने किस चीज के पकौड़े मुझे खिला दिए। पेट पकड़कर पार्वती सोफे पर ही लेट जाती है और थोड़ी देर बाद नैना पार्लर से घर आ जाती है और सास को देखकर बोलती है, आपने मेरे आने से पहले मेरी सास के ही प्राण ले डाले। पकौड़े अच्छे से खिलाए थे ना, अब इनकी भी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। ये सोचकर नैना मन ही मन खुश हो रही थी। पुत्री तुम आ गई, अब चले यमलोक। लेकिन मैं क्यों जाऊं, अब आपने तो मेरी सास के ले लिए ना प्राण। अरे नहीं नहीं, इनकी ये अधमरी हालत तो पकौड़े खाने की वजह से हुई है, अभी तो वे जिंदा है। तभी उसकी सास बोल पड़ती है, बहू ना जाने कमबख्तों ने किस किस चीज के पकौड़े खिला दिए मुझे। इतना तो मेरा 1 महीने में पेट साफ नहीं हुआ जितना इन्होंने 1 दिन में करवा दिया। इनकी ये कुड़कुड़बाजी तो हमेशा ही रहती है। यमराज जी चलिए साथ में एक सेल्फी ले लेती हूँ, जाने से पहले एक पोस्ट डाल दूं सोशल मीडिया पर। फिर नैना यमराज और चित्रगुप्त के साथ सेल्फी लेती है और पोस्ट करती है। वो जैसे ही जाने लगती है तभी उसका बेटा ट्यूशन से घर आ जाता है। मम्मी मैंगो शेक बना दो, वो भी ड्राई फ्रूट्स डालकर। यमराज जी मेरे बच्चे की इच्छा है, उसकी आखिरी इच्छा तो पूरी करने दो मुझे। मैं बस यूं गई और यूं आई। कोई नहीं चित्रगुप्त, इतनी देर इंतजार किया तो थोड़ी देर और कर लेते हैं। नैना मैंगो शेक बनाकर लाती है और अपने बेटे को देती है। बेटी अब तो चलो, बहुत देर हो गई है।
सुबह से शाम होने को आई है पर तेरे प्राण जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेरी तरह ये भी ठीक है। माँ जी आप तो चुप ही रहिए, जाते वक्त भी लड़ना ही आपको। चलिए यमराज जी। वो जाने ही लगते हैं कि तभी नैना का पति आ जाता है। उन्हें देखकर बोलता है, अरे माँ और नैना, ये तुम दोनों ने किसको घर में घुसा लिया? इसने अपने सारे रिश्तेदारों को बुला रखा है, गुंडे जैसी शक्ल वाले। मैं तुम दोनों को 10 बार समझा चुका हूँ कि किसी को भी ऐसे घर में घुसने मत दिया करो। न्यूज में केस नहीं सुनते कैसे गुंडे भेस बदल कर आ जाते हैं और चोरी डकैती करके चल पड़ते हैं। आप गलत समझ रहे हैं जी, ये यमराज है और मुझे लेने आए हैं। मैं जा रही हूँ, आप दोनों ध्यान रखना अपना। चुप कर, तुम दोनों से तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इन दोनों से निपट लूं। ये कोई यमराज नहीं है, ये ढोंगी बाबा है जिनकी बातों में तुम आ रही हो। इनके जैसे लोगों में तो डंडे बजाने चाहिए। ये कहकर करण उनकी डंडों से पिटाई करने लगता है। मार दिया रे, मार दिया। लगता है आज तो यमराज के ही प्राण निकल जाएंगे। दोनों जैसे तैसे प्राण बचाकर वहाँ से भागते हैं। देखा महाराज, इतनी पिटाई खानी पड़ी। मैंने पहले ही कहा था चलिए यहाँ से। एक बात तो समझ आ गई चित्रगुप्त, समय से पहले हम किसी के प्राण नहीं ले जा सकते। जिसकी जितनी लिखी होती है वो उतना ही भोगता है। किसी के भी प्राण तो समय पर ही लिए जा सकते हैं। सलोनी गांव में पली बढ़ी थी। उसके पिता एक किसान थे, इसलिए जैसे तैसे उनका घर चलता था। राधा दिखने में काफी खूबसूरत थी, इसलिए गांव के सभी लड़के उसके घर के बाहर चक्कर लगाते फिरते थे। ऐसे एक रोज जब राधा पानी का घड़ा लिए घाट से घर लौट रही थी। ए जगिया, क्या झांक रहा है बे? अरे सलोनी, तुम यहाँ? मैं तो तेरे ही दर्शन करने के लिए कब से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या बोला? एक चप्पल घुमाकर ऐसा मारेंगे ना कि सारे ब्रह्मांड के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। चल भाग यहाँ से, लोफर कहीं का। सलोनी दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उसका स्वभाव उतना ही दबंग था। अरे ओ काकी, ई लो, तो हर पानी का घड़ा ले आए हैं। जीती रहे सलोनी बिटिया, भगवान करे तुझे खूब अच्छा घर मिले, तेरे हाथ जल्दी से पीले हो जाए। क्या काकी आप भी? सलोनी दिल की बड़ी अच्छी थी। वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती थी, इसलिए सभी गांव के बड़े बुजुर्ग लोग उसको खूब मानते थे। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बड़े से घर में रहने वाली विमला हॉल में बैठकर मटर छिल रही थी। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां एक औरत ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति को नीले रंग के ड्रम में टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया और ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर उसमें डाल दिया। हे राम, घोर कलयुग आ गया है। बताओ भला, पहले तो शाहजहां मजदूरों को चुनवाता था, लेकिन अब तो औरतें अपने पति को ही चुनवाने लगी, वो भी सीमेंट के घोल में। घोर कलयुग, वो भी भला बताओ ऐसे लंबे बालों वाले चिपड़ू से दिखने वाले आदमी के लिए। शक्ल से ही चूसा हुआ आम लग रहा है, जैसे एक फूंक मारो तो तिनके की तरह कहाँ उड़कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इन शहर की लड़कियों का तो कोई भरोसा नहीं, कब गुस्से में अपने पति या सास को चुनवा दे, कुछ नहीं कह सकते। शाम को विमला सब्जी लेकर बाजार से लौटती है तो उसकी पड़ोसन गायत्री उसे मिलती है। अरे विमला, कब तक इन घर के कामों में फंसी रहेगी? अब तो कर दे अपने बेटों का ब्याह। अरे कैसे कर दूं? जैसी लड़की चाहिए वैसी तो मिलती नहीं। आजकल की लड़कियां काफी तेज हैं। बहू तो गांव की अच्छी होती है, कम वक्त शहर की लड़कियां तो अपने पति को ड्रम में चुनवा देती हैं। तूने वो मेरठ वाला केस नहीं सुना? हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये खबर सुनकर ही हिल गई। सच कहूँ तो अब तो नीला ड्रम देखकर भी डर लगने लगा है। वैसे तेरी जान पहचान में है कोई सीधी सादी गांव की लड़की? अब हमारा तो गांव इतना जाना होता नहीं, लेकिन मेरी देवरानी की मौसी की ननद की लड़की है जो रामपुर में रहती है। सुना है शरीफ लड़की और दिखने में भी खूबसूरत है। अच्छा, तो तू कल ही बात आगे बढ़ा। मैं अपने बड़े बेटे मिहिर को भी इसके लिए मना लूंगी। विमला देवी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मिहिर और छोटा बेटा निखिल। विमला अपने बड़े बेटे के साथ उस गांव में जाती है जहां सलोनी उन्हें देखते ही पसंद आ जाती है। क्यों बेटा मिहिर, कैसी लगी लड़की? माँ, लड़की तो एकदम पटाखा है, मुझे देखते ही पसंद आ गई। हाँ, और काफी गुनी भी लग रही है। देखने दिखाने की रस्म पूरी हो जाती है और मिहिर और सलोनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद सलोनी ब्याह कर अपने ससुराल में आ जाती है और साथ में नई बहू के आते हैं 3 नीले ड्रम। तो ये देख सास विमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। हैं? नीले ड्रम? ये सब क्या है? कहीं बहू ये हमारे लिए? नहीं नहीं नहीं, जरा बच के रहना विमला बहन, दहेज में नीले ड्रम आए हैं। वो नीले ड्रम देखकर तो उन सबकी जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है।
विमला घबराते हुए अपनी नई बहू की आरती उतारती है, लेकिन उसकी नजर अपनी बहू से ज्यादा उन 3 बड़े नीले ड्रमों पर ही थी। अंदर आ बहू, अंदर आ, पाए लागू सासू माँ। सासू माँ नहीं भाभी, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ मॉम बोलते हैं। मॉम पर वो तो कंडलवा को कहते हैं ना, जो लुपड़ लुपड़ जलती है। अब क्या कहना चाहते हो, सासू माँ को जला दे? हे राम, ये तो मुझे घर में कदम रखते ही मारने पर उतारू हो गई। बहू कोई बात नहीं, तू मुझे सासू माँ ही बोल दिया कर, चलेगा। भाभी आप पढ़ी लिखी नहीं है क्या, कैसी बात करती हैं? मॉम यानी कैंडल। तभी सलोनी अपने साथ रखे हुए ड्रमों पर हाथ रखती है। ये देख देवर घबरा जाता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब हमने कौन सा आपसे नौकरी करवानी है, पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने 12 तक पढ़ाई की है। मतलब 12वीं तक? अरे नहीं, मतलब 1 2 3 ऐसे 12 तक ही पढ़ी है। एक दिन मैं पढ़ने गई ना, तो मास्टर जी ने हमको 12 तक की गिनती पढ़ाई। इतने में अम्मा डंडा लेकर आ गई और बोली, ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होगा, चलो जाओ और जाकर बकरियां चरा कर आओ। ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होगा। मतलब सारा बचपन बकरियां हाँकने में ही गया? अरे नहीं नहीं, हम तो भेड़ बैल सब हाँकना जानते हैं। क्या? अच्छा अब तुम थक गई होगी, छोटे जाओ, अपनी भाभी को कमरा दिखा दो, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। क्या मैं वो क्या बकरी की तरह मैं कर रहे हो देवर जी? सुनाई नहीं दिया इन्होंने क्या कहा? लेकिन पहले ये तीनों के तीनों ड्रम ले जाकर मेरे कमरे में रखो। जी भाभी। सलोनी का दबंगई रूप देखकर सभी बुरी तरह घबरा गए और देवर ने झट से वो तीनों नीले ड्रम उठाकर उसके कमरे में रख दिए। फिर सलोनी भी कमरे में चली गई। अब तीनों माँ बेटे हॉल में बैठकर घबराते हुए आपस में बात करने लगे। सच कहूँ तो माँ, वो काफी भारी ड्रम थे। क्या? कहीं उसमें सीमेंट तो नहीं? नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो, क्या पता कुछ और हो। बेटा नीला ड्रम दहेज में लेकर कौन आता है, वो भी 3-3। समझ रहा है, एक तेरे लिए, एक इसके लिए और एक मेरे लिए। ये सुनकर तो अब दोनों बेटे भी घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद कमरे से आवाज आती है, मिहिर जी कहाँ रह गए आप? भैया भाभी आपको बुला रही हैं। हाँ बेटा, ये तो बहू है। नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा, तुम चली जाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया है, आज तुम्हारी सुहाग रात है, वो इसलिए तुझे बुला रही है। नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है। जाओ भैया, उनको गुस्सा मत दिलवाओ, कहीं रात को हम सबका काम तमाम कर उस नीले ड्रम में न भर दें। अच्छा, और कहीं मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो ऐसा ना हो कि सबसे पहले मेरे टुकड़े करके उसमें ड्रम में भर दे। मिहिर कहाँ हो, तनिक जल्दी आओ। जा मेरे लाल, जा और अपना ध्यान रखना। माँ अपने लाल को आशीर्वाद दे माँ। हाँ, जुग जुग जियो मेरे लाल। मिहिर घबराते हुए अंदर गया। कहाँ रह गए थे? कब से हम तो हर इंतजार कर रहे थे। हाँ डार्लिंग, आ तो गया। अच्छा चलो अब सो जाते हैं, बहुत थक गए, बहुत रात भी हो गई है। हैं? सो जाओ। ए जी, पुरानी फिल्मों में शादी की पहली रात जो होता है, वो सब असल में नहीं होता का? अच्छा, तो तुम्हें ये सब पता है? हाँ, लेकिन बत्ती बुझाने के बाद क्या होता है ये नहीं मालूम। तुम बताओगे कि नहीं? अच्छा हाँ, चलो मैं तुमको बताता हूँ कि पुरानी हिंदी फिल्मों में बत्ती बुझाने के बाद क्या होता है। फिर बत्ती बंद हो जाती है, लेकिन इधर सास और देवर को तो सारी रात डर के मारे नींद ही नहीं आती। फिर अगली सुबह सास जल्दी उठकर रसोई में खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। नई बहू जब नहाकर तैयार होकर बाहर आती है तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे ईका, आप लोगों ने तो घर का सारा काम ही कर दिया, लेकिन अब मैं इस घर में आ गई हूँ तो आप लोगों को ये सब करने की क्या जरूरत थी? बहू, तू जो बोलेगी हम सब कर देंगे, तुझे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं। बस तू हमें उस ड्रम में काट कर मत फेंकियो। का? ये आप कैसी बात कर रही हो सासू माँ? मैं ऐसा क्यों करूँगी? अरे जैसे उस लड़की ने अपने पति को ड्रम में काट कर डाल दिया था, वो भी ऐसा ही ड्रम था। कौनों लड़की का बात कर रहे हैं आप? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सास उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सलोनी पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मेरी भोली सासू माई, इस ड्रम में तो साल भर का राशन है जो हम दहेज में लाए हैं। वो का है ना, हमरे यहाँ पियर से विदाई के वक्त लड़की को साल भर का राशन दिया जाता है। ये तो वही है, एक में गेहूं, एक में चावल और एक में गाँव का दाल। उन ड्रम का राज खुलते ही सास और दोनों बेटों की जान में जान आती है और अपनी बेवकूफी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं।